नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं संस्कृत में लघु निबंध रचनाएं कैसे करनी है और हमारे जो पाठ्यक्रम में लघु निबंध जो पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट हैं उन पे भी हम नजर डालेंगे। दोस्तों, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके 2 मिनट चाहता हूं। आप एक चीज को समझें। एक छोटी सी कहानी है। हम उदाहरण लेने वाले हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा परिवार है, ठीक है, जिसमें एक माता है, एक पिता है और एक पुत्र है। बहुत छोटा सा परिवार है। पिता, माता और पुत्र, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध से जुड़े हुए हैं। ये तीनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध से जुड़े हुए हैं। पिता है, वह उपार्जक है। माता ऊर्जा पूर्ति की स्रोत के रूप में काम करती हैं और पुत्र कहीं ना कहीं रंजन का काम करता है ना। पुत्र जो है वो रंजन का काम करता है। अच्छा, माता पिता पुत्र ये तीनों एक दूसरे से पूर्णतया जुड़े हुए हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इन माता पिता और पुत्र को एक संज्ञा देने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं का, खा और गा। अब इस चीज को समझिए। जो खा है, पिता हमारे, वो है परिचय। जो का है, माता हमारी, वो है मुख्य भाग। भाई, अगर ऊर्जा का प्रवाह ना हो शरीर में तो शरीर कैसे चलेगा। और जो गा है वह है हमारा निष्कर्ष। ये तीनों जब एक दूसरे पे आश्रित होकर अन्योनाश्रित संबंध से मिलकर किसी भी गद्य का निर्माण करते हैं तो वह निबंध कहलाता है। मुख्य भाग, परिचय, निष्कर्ष। परिचय हमारा हो गया प्रस्तावना, है ना, इंट्रोडक्शन। मुख्य भाग हम जिस विषय के संबंध में बात करने वाले हैं। और निष्कर्ष हमारा उपसंहार। निष्कर्ष क्या है हमारा? उपसंहार। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है जब भी हम कोई निबंध रचना करते हैं, वो चाहे लघु निबंध रचना हो या दीर्घ। उसमें हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम गद्यों का समायोजन करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले प्रस्तावना को रखना है, मतलब परिचय देना है। पिता के द्वारा परिचय दिया जाएगा, माता के द्वारा ऊर्जा पूर्ति यानी कि मुख्य भाग जो विषय है उसमें हो सकता है कार्य कारण भी लग जाए, है ना। कार्य कारण भी लग सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। और आखिरी में आपको निष्कर्ष को रखना है। जब आप इन तीनों चीजें, एक बात जरूर विशेष ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों, हमारी प्रस्तावना, हमारा मुख्य भाग और हमारा निष्कर्ष, प्रस्तावना और मुख्य भाग एक दूसरे पे अन्योनाश्रित होंगे। मुख्य भाग और निष्कर्ष ये दोनों एक दूसरे पे अन्योनाश्रित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तीनों अन्योनाश्रित संबंध से, जो कि हमारे दर्शन का एक संबंध है, अन्योनाश्रित मतलब एक के ऊपर एक, या फिर एक किसी और पे निर्भर करता है, वो किसी और पे निर्भर करता है, तो एक चैन सा क्रिएट होता है। अन्योनाश्रित संबंध से जुड़े होते हैं, है ना, सब एक दूसरे पे निर्भर कर रहे होते हैं। चलिए, अब हम संस्कृत के कुछ लघु निबंधों को देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। संस्कृत भाषा देववाणी, है ना। अब इसमें देखिए, संस्कृत भाषा क्या देववाणी है, ये मान लीजिए रखा हमने निबंध का शीर्षक। संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा समृद्धता च अस्ति, है ना। प्राचीनतम है और समृद्ध भाषा है। इयं भाषा देववाणी इति नामना ज्ञायते। ये तो अब देखिए हम परिचय दे रहे हैं ना, तो हमने परिचय सिर्फ इन दो वाक्यों में हमने परिचय दिया है, ठीक है। संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम निम्नलिखित बिंदुभिः ज्ञायते। अब हम उसका कार्य दे देंगे, है ना। मुख्य उसका भाग है कि भाषाणाम जननी, सभी भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत भाषा सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी मन्यते। हिंदी, मराठी, गुजराती आदि नाम भाषाणाम अधिकांश शब्दाः संस्कृत एव उद्धृताः। वैज्ञानिकता, अब इसकी वैज्ञानिकता क्या है? अस्याः व्याकरणम
अत्यंतम वैज्ञानिकम तर्क संगतम च अस्ति। इसका जो व्याकरण है वो अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से तर्क संगत रूप से गुहा हुआ है। महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी इति ग्रंथेन व्याकरणस्य पूर्णतां साधितवान्। है ना, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है उसमें संपूर्ण व्याकरण साधा गया है। अमूल्यम साहित्यम अस्माकं वेद पुराण उपनिषदः रामायण महाभारत भगवत गीता इत्यादयः महान ग्रंथाः संस्कृत भाषायाम् एव सन्ति। है ना, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी हमने बता दी। एते ग्रंथाः मानवाय जीवनस्य, अब इन ग्रंथों के आधार पे क्या होता है, मानव जीवन में सत्यता, नैतिकता, कर्तव्यपरायणता इत्यादि की शिक्षा प्राप्त होती है। मानसिक शांति ही संस्कृत श्लोकानां शुद्धोच्चारणेन मानसिक शांति एकाग्रता च वर्धते। आप इस चीज को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अधुना अब देखिए, अधुना आधुनिक युगे अपि संस्कृतस्य महत्वं न न्यूनीभूतम्। ठीक है, लोग अंग्रेजी की तरफ, आंग्ल भाषा की तरफ भाग रहे हैं, अन्य भाषाओं की तरफ भाग रहे हैं, पर संस्कृत का अभी भी अपना एक विस्तृत क्षेत्र है और संस्कृत चाहने वालों का भी अपना एक विशाल क्षेत्र है। संगणक विज्ञानस्य क्षेत्रे अपि संस्कृत भाषायाः उपयोगार्थं शोधकार्याणि प्रचलन्ति। हाँ, हम लोग कई बार क्लेम करते हैं, पर क्लेम करने से अच्छा है कि आप उसको स्पष्टतया इस तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर और विज्ञान यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से में भी संस्कृत भाषा की उपयोगिता पर शोध कार्य चल रहे हैं। है ना, अस्माभिः अस्मिन् प्राचीन निधौ गर्वम् अनुभवितव्यम्। हमें अपनी प्राचीन इस धरोहर पर गर्व है। तस्याः संरक्षणाय च प्रयतितव्यम, और हमें उस प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसका संरक्षण करें। और आप सब तो वैसे ही संरक्षण कर रहे हैं, आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं अभी, कल को आप संस्कृत के अध्यापक होंगे। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब हमने इसमें एक निष्कर्ष जोड़ा। संस्कृतम केवलम एका भाषा न अपितु भारतीय तस्य अस्मिता स अस्ति। सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि अपरन भारतीय तत्व की अस्मिता भी है, पहचान भी है। संस्कृतम भारतस्य प्राण शक्ति इति कथने नास्ति संशय। इस कथन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब देखिए, शुरू से हमने शुरू किया तो सबसे पहले हमने संस्कृत भाषा के बारे में बता दिया कि भाई पुरानी भाषा है क्या नहीं है वो रख दिया। उसके बाद अन्य कितनी भाषाएं इससे जन्मी है, वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, अथवा जो भी आप रखें, साहित्य निधि कैसी है इसकी, कितने कितने सारे ग्रंथ हैं, उनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। है ना, आप इन सब चीजों को एड ऑन करके रख देते हैं और साथ में एक छोटा सा निष्कर्ष लिखते हैं, तो आपका लघु निबंध पूर्ण हो जाता है। आप इसे 5 लाइनों में भी समेट सकते हैं, आप 10 लाइनों में भी समेट सकते हैं, आप इन्हें 50 शब्दों में भी समेट सकते हैं, 100 शब्दों में समेट सकते हैं। अगर आपका शब्द ज्ञान अच्छा है तो आप इसे 150 शब्दों में भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, और प्रश्न में समय की उपलब्धता को देखते हुए आपको यह निर्णय उस समय लेना है कि अगर कुछ ऐसा निबंध लिखने के लिए आ गया है तो मुझे क्या करना है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम, जो संस्कृत साहित्यम ज्ञानस्य अक्षयनिधिः। ना, संस्कृत देखिए, एक तो संस्कृत भाषा को लेके था, एक दूसरा संस्कृत साहित्य को लेकर था, और एक साहित्य एवं संस्कृति को लेके था। देखिए, संस्कृत साहित्यम विश्वस्य प्राचीनतमं विशालतमं समृद्धं च साहित्यमस्ति। एक तो प्राचीन है, काफी लगभग 2000 साल से पहले के भी संस्कृत साहित्य उपलब्ध है, विशाल है, बहुत बड़ा है और समृद्ध है ना। भारतीय संस्कृति ही दर्शनस्य विज्ञानस्य च समग्रम ज्ञानम संस्कृत साहित्य अभिनेतम। हमारे यहाँ दर्शन विज्ञान इत्यादि भी विषय भी किसमें शामिल है, संस्कृत साहित्य में ही शामिल है। संस्कृत साहित्य से मुख्य विभागाः वैशिष्ट्यानि च अधुनिष्ठानि। है ना, अब आप बता दीजिए उसमें, जैसे वेद रूपाणी है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चतुर्नाम वेदानाम समाहार, है ना, इन सभी का समूह। एतेषु जगतः सृष्टि विज्ञानम धर्मम जीवन पद्धति च उपदेष्टाः सन्ति। आपने ये बात रख दी। इसके बाद आपने महाकाव्य पुराण संहिता इनके बारे में रख दिया। आपने काव्य नाटक साहित्य के बारे में रख दिया। है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप इन सबके नाम तक नहीं जानते, आप नाम तो जानते हैं। आप आपको क्या करना है, बस आपको एक छोटा सा वर्ड लिखना है, काव्य साहित्य, संस्कृत साहित्य, साहित्य ही तो है सब। आपको उसका नाम लिख के उसके आगे उन ग्रंथों का नाम लिखना है ना। और उनमें अगर आप, ऐसा तो है नहीं, आप आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और आपने पढ़ा भी है, आपको पता है कि इसमें क्या विषय बोला गया है, तो आप उस विषय के बारे में एक शब्द में उस विषय के बारे में बता सकते हैं तो एक शब्द में बता दीजिए। अगर एक वाक्य में आप उस विषय को समेट सकते हैं, एक वाक्य में समेट के रख दीजिए। शास्त्रीय साहित्यम, है ना, आयुर्वेद ज्योतिषम गणितम व्याकरणम योग शास्त्रम इत्येषु विषयेषु संस्कृत साहित्यम अतीव समृद्धम अस्ति। लीजिए, हो गया। अच्छा, अब निष्कर्ष से पहले एक चीज और, एक कुछ जो जैसे फेमस क्वेट है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे संस्कृत का है ना। विद्या अमृतम श्रुते, हमारे संस्कृत संस्कृत में ही तो है ये, है ना। तो इन सब चीजों को भी आप उल्लेखित कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत अब आपका उपनिषद
आरण्यक, हर एक चीज आपका संस्कृत में ही लिखा हुआ और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ही आने वाला है। आप उसे भले कहें कि वेद साहित्य है ना, संस्कृत का अलग साहित्य है, वो आपकी मर्जी है, पर भाषा संस्कृत है और वो साहित्य का हिस्सा है। निष्कर्ष क्या है? संस्कृत साहित्य मानव कल्याण से मार्गदर्शकम अस्ति। संस्कृत साहित्य मानव के कल्याण के लिए या मानव के कल्याण का मार्गदर्शक है। तस्य संरक्षणम अध्ययनम प्रचारः च अस्माकं सर्वासां परमं कर्तव्यम। उसका संरक्षण, अध्ययन, प्रचार हम सभी का परम कर्तव्य है। यतः यतः संस्कृत साहित्य से रक्षणं भवति तत्रैव भारते संस्कृते संरक्षणं भवति। ठीक है, जब संस्कृत साहित्य की रक्षा होगी, अगर हमें संस्कृत भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है तो हमें भारत के संस्कृत साहित्य की भी रक्षा करनी पड़ेगी। चलिए, संस्कृत साहित्यम भारतीय संस्कृति, मैंने बोला ना तीसरा टॉपिक हमारा ये है, संस्कृत साहित्यम भारतीय संस्कृति प्रतिबिंबम अस्ति ना। संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का क्या है? प्रतिबिंब है। अभी हमने कुछ दिन पहले जब पढ़ रहे थे तो हमने शूद्रक रचित मृच्छकटिकम उसके बारे में बताया था, उस समय के समाज का परिचित्रण था उसमें। तो यत्र यत्र भारतीय संस्कृति मूलम दृश्यते तत्र सर्वत्र संस्कृत साहित्यस्य प्रभावः विद्यते। एतयोः द्वयोः सम्बन्धः शरीर प्राणयोः इव अविच्छिन्नः अस्ति। कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल जहाँ जहाँ भी दिखाई दे रहा है वहाँ संस्कृत साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है, और इन दोनों का संबंध शरीर और प्राण की तरह है ना। अगर भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम देखिए जो जो साहित्य है, साहित्य की जो रचनाएं हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही रची जाती है। ठीक है, तो अगर साहित्य रचा गया है भारत में, संस्कृत में साहित्य रचा गया है तो कहीं ना कहीं तत्कालिक सामाजिक पृष्ठभूमि इत्यादियों को देख के ही रचा गया होगा। ठीक है, संस्कृत साहित्य से योगदानम, संस्कृत साहित्य का योगदान है ना। अब संस्कृत साहित्यम संस्कृति भारतीय संस्कृति इन दोनों को मैंने जोड़ा हुआ है तो इसलिए नैतिक मूल्यानि अस्माकं पुराणा स्मृत्या उपनिषदा च मानवाय धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाः त्यागस्य च पाठं पाठयन्ति। सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव इति आदर्श वाक्य संस्कृत साहित्य है। मैंने इससे पहले जो हमने अभी निबंध लिखा था या निबंध देखा था उसमें भी यही चीज थी, और इसमें थोड़ा सा विस्तृत रूप में मैंने रख दी है। जीवन पद्धति, भारतीय संस्कृति षोडश संस्काराः उत्सवाः व्रतम यज्ञः इत्यादीनां विधानं संस्कृत ग्रंथेषु वर्णितमस्ति। और यही तो हमारी संस्कृति है ना। 16 संस्कार होते हैं, उत्सव मनाते हैं हम, व्रतों का पालन करते हैं, यज्ञ इत्यादि कर्म होते हैं हमारे यहाँ, जो विधान होते हैं वो क्या है? हमारी संस्कृति है। और वो संस्कृति कहाँ प्राप्त होती है? हमें वेदों में प्राप्त होती है। वेद वेद किस क्या है? साहित्य ही तो है हमारा। संस्कृत साहित्य की विपुल समुद्र है हमारे सामने, उसी का तो एक छोटा सा हिस्सा है। कला एवं विज्ञानम, संस्कृत साहित्ये केवलं धर्मः न अपितु आयुर्वेदः, खगोल विज्ञानम, गणितम, वास्तुशास्त्रम च समाविष्टम है ना। कला एवं विज्ञान भी इसमें समाविष्ट है। एतत् प्रमाणितं करोति यत् प्राचीन भारतीय विज्ञान क्षेत्रे अपि कियन्तः प्रगतिशीलाः आसन्। अब यहाँ पे आप बाणभट्ट को क्षमा चाहूंगा, आर्यभट्ट को रख सकते हैं, वराहमिहिर को रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सांस्कृतिक प्रभाव संस्कृत साहित्यम भारतीय समाजस्य आधारस्तंभः अस्ति है ना। अब चूंकि इसी आधार पे हम मान सकते हैं ना भाई, हमारे जो गृह सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से आचरण करने हैं। सूल सूत्र इत्यादि ने हमें बताया कि हमें किसी कर्म को, किस विधान को किस प्रकार से करना है ना। मान लीजिए कोई वटुक है, वो अपनी नित्य की दैनिक संध्या संध्या कर रहा है ना, समन बोलते हैं कई जगहों पे, संध्या कर रहा है, तो वो भी तो संस्कृत के मंत्रों के द्वारा ही अपनी संध्या कर रहा है ना, और उसका भी कहीं ना कहीं विवरण प्राप्त है, किसी सूत्र में है ना, गृह सूत्र में है, सूल सूत्र में है। वहां नहीं है तो नित्यकर्म पूजा प्रकाश आपके पास एक छोटी सी पुस्तक है, वो भी तो संस्कृत साहित्य का हिस्सा है, जिसमें वो संध्या या समन उद्धृत है। ठीक है, निष्कर्ष संस्कृत नाम दैवी वाक् यत् न केवलं भाषा अपि तो भारतीय संस्कृतेः प्राणः वसति। संस्कृत साहित्यस्य रक्षणं विना भारतीय संस्कृतेः रक्षणं कठिनम् अस्ति। अगर आप भारतीय संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको संस्कृत साहित्य की भी रक्षा करनी पड़ेगी। संस्कृत साहित्य की रक्षा प्राण की रक्षा, प्राण की रक्षा तो शरीर की रक्षा अपने आप हो जाएगी। अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यत् वयम् एताम् अमूल्यां निधिं भावी पीढ़ी सुरक्षितम कुर्याम है ना। निष्कर्ष ऐसा हो जिसमें आप एक होप दिखाओ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ विषय है, मान लीजिए आ गया आपसे कि पर्यावरण पे, तो पर्यावरण पे आप पर्यावरण प्रदूषण पे आ गया तो प्रदूषण को आप उद्धृत कर दीजिए, फिर उसका एकदम निवारण तो लिखेंगे ही ना। पर्यावरण को अच्छा करना है तो कहते हैं संस्कृत, मान लीजिए आपसे बोल दे कि संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत साहित्य में
आपको बताना है प्रकृति के बारे में या पर्यावरण के बारे में, तो हमारे पास अभिज्ञान शाकुंतल है, कंडवाश्रम का पूरा वर्णन वहां मिल जाएगा हमें। हम कंडवाश्रम की जो 2-4 श्लोक रख देंगे, है ना। इसके अलावा पृथ्वी की रक्षा की बात करें तो हमारे पास अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है। तो ये फिर एक विषय हो जाता है कि आप उन शब्दों का समायोजन या संयोजन कैसे करने वाले हैं। अगर आप सोचें कि आपको कुछ लिख के दे दिया जाए, उसे आप याद कर लेंगे, तो रटा हुआ आपके पास एक दिन रहेगा। पर अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष, इन तीनों को मिला के हम किसी भी प्रकार के निबंध की रचना कर सकते हैं, और किसी भी भाषा में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संस्कृत बस में। अगर आप हिंदी में हस्तज्ञ हैं, सिद्धहस्त हैं, तो आप हिंदी में निबंध रचना इसी प्रकार से करेंगे। आप इंग्लिश में अगर सिद्धहस्त हैं तो आप इंग्लिश में भी इसी प्रकार की रचना करेंगे। आप अपनी मातृभाषा, आपकी जो मदर टंग है, आप उसमें भी निबंध रचना जब भी करने जाएंगे तो आपको ये 3 अनिवार्य अंग, प्रस्तावना यानी परिचय, मुख्य विषय और निष्कर्ष, ये तीनों अंग आपको समायोजित करने पड़ेंगे। और इन तीनों अंगों के मध्य आपको अन्योन्याश्रित संबंध रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परिचय दिया किसी और के घर का, खाना किसी और के घर में खाया और बच्चा हम किसी और के घर का देख रहे हैं, तब वो समायोजन सही नहीं होगा। मैंने इसीलिए उदाहरण में एक परिवार रखा है, क्योंकि इन तीनों विषयों में एक परिवार एक रूपता होनी चाहिए, जो कि अनिवार्य है निबंध की पराकाष्ठा के लिए। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। अगर यह प्रयास मेरा आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।